चलो देखो, पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? अरे, टाइप कर लो, टाइप कर लो। एक दो नमूने होते हैं जो, अरे भाई क्या होता है, किसको मतलब इतनी है दिक्कत है, जो डेवलप नहीं हो पाए इतना। अब लिंक दे तो इधर उधर, अब उसमें बाकी भी एंट्री कर रहे हो, खाली उससे टाइम वेस्ट होता है। अब नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अलोन क्लास में पहुंच गए हो, अभी भी दिमाग वैसा ही है। पूरा अलोन क्लास निकलने को आ गया है। अलोन क्लास का आता आता कुछ है नहीं। चलो देखो, पहले डाउट सॉल्व कर लेते हैं। जो होगा टाइप करके वो कर देना। क्लास का मतलब ऐसी तैसी करवा देते हो पूरी। अरे 20 से एग्जाम है, पहला पेपर फिजिक्स है, तो क्या करें भाई? हैं? करवा तो दिया बोर्ड का तुम्हें, कितना करवाना था। ठीक है, बोर्ड का हो गया भाई, जितना करवाना था मोस्टली हो चुका है। अब आप थोड़ा थोड़ा खुद से भी पढ़िएगा उसको। कौन सा है भाई? A4 कह रहा है थिन वायर is bent in the form of two equal sides AB and AC of a triangle ABC. AB is equal to AC is equal to इतना, the third side BC of length इतना is made from a uniform wire of twice the linear mass density, the distance of the center of mass. तो इसमें क्या कह रहा है आपसे? इसमें क्या कह रहा है कि दो वायर हैं, ए बी एंड ए सी। ये है 5-5 सेंटीमीटर की ना, 5 सेंटीमीटर की ये है, 5 सेंटीमीटर की ये है, ये 6 सेंटीमीटर का है। आपसे जानना चाह रहा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा। ए से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, ये वो जानना चाह रहा है। तो देखो, इसकी डेंसिटी, इसका अगर लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका डेंसिटी ट्वाइस लैम्डा है। तो अगर इसके मास की बात करता हूं, इसका मास अगर मैं m बोलता हूं, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ 5 लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, इसका मास बोलोगे, इसका भी m बन जाएगा 5 लैम्डा। इसका m डैश बोलोगे तो इसका आएगा 2 लैम्डा इंटू मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसकी लेंथ 12 लैम्डा। अच्छा, ठीक है। कौन है भाई ये कलाकार? ठीक है, तो देखो, ये हो जाएगा। बाकी पूरी सिमेट्री है, जितना इधर मास है उतना इधर मास है, और ये तो अलग उसका है मास का। तो सेंटर ऑफ मास तो इसी उसमें लाई करेगा है। जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो आपको बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं लाई करेगा। तो आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, कहां पर लाई कर रहा है? इस डायरेक्शन में चाहिए, कहां पर लाई कर रहा है वो? कैसे निकालोगे भाई? है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच होगा, 5 के बीचों बीच। लेफ्ट से वाला एंगल थीटा है। इस डायरेक्शन में y मान लो, इस डायरेक्शन को y मान लो, नीचे को y मान लो, क्योंकि इसी एक्सिस में लाई करना है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, वाई सी एम कितना होता है? m1 इंटू वाई वन। इसका मास इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, मैंने ओरिजिन यहाँ मान लिया, ओरिजिन यहाँ मान लिया। पता है खाली y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, m1 इंटू वाई वन। इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? 5 का साइन, 5 का कॉस थीटा। इसके लिए जो मिड पॉइंट होगा, ये जो मिड पॉइंट है, ये यहां से कितनी दूरी पे आएगा? ये बनेगा 5 का कॉस थीटा, बनेगा 5/2 का, 5/2 का सॉरी, 5/2 का कॉस थीटा। m1 y1
प्लस सेम आ जाएगा आपका m2y2। अगले वाले में क्या आ जाएगा, इसका इसका आएगा m डैश, इसका मास इनटू इसका y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 का cos थीटा, 5 का cos थीटा अपॉन नीचे सम ऑफ मास आ जाएगा m प्लस m डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, cos थीटा भी हटाना पड़ेगा, cos थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये बना 3 सेंटीमीटर, ये 5 है तो ये 4 बनेगा, तो cos थीटा तो लास्ट में हट ही जाएगा, cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 बन जाएगा। ये हो जाएगा सिनेरियो। इसमें से 5 कॉमन ले लो या फिर m को भी पुट कर लो, m को 5 लैम्डा पुट कर लो, m को पुट करोगे 5 लैम्डा, इन दोनों को एडअप ही कर लो, कितना है ये है 5 m को लिख देना आप 5 लैम्डा cos थीटा को बाहर ले लेंगे प्लस 5 m डैश को लिख दोगे आप 12 लैम्डा, cos थीटा बाहर ले लो सबके, नीचे m प्लस m डैश, 5 5 10 और 12 22 लैम्डा आ जाएगा। ये कितना बना 25 प्लस 60, 25 प्लस 60 85 लैम्डा अपॉन 22 लैम्डा, और cos थीटा आपका चलेगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 17 इंटू 2/11, ये आ जाएगा 34/11, 34/11 आ जाएगा इसका आंसर। है कुछ ऐसा ऑप्शन में, ए ऑप्शन आ जाएगा। इस हिसाब से, इस तरीके से आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, D2, two masses m1 and m2 are connected by a spring of अगला वाला D2 है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका D2, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, यहाँ तो फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो। अगला वाला है D2 है। D2 में क्या कर रहा है, two masses m1 and m2 are connected by a spring constant K and are placed on a smooth horizontal surface. Initially the spring is stretched through a distance d when the system is released from rest. Find the is compressed by the। अच्छा, तो देखो एक सिंपल सी चीज होती है, अभी भी आवाज क्लियर आ रही है ना, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, ठीक है आवाज, ठीक है। चलो देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्प्रिंग के मासेस m1 एंड m2, तो स्प्रिंग का जो मास है, एक स्प्रिंग पर दो मासेस अटैच्ड हैं, देखो ये लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट खींच लो नहीं तो। ठीक है, क्या है D2 में क्या हो जाएगा, दो मासेस हैं आपके m1 m2 स्प्रिंग से अटैच हैं, K कांस्टेंट दे रखा है उसका, तो ये हो जाएगा सिनेरियो। दो मासेस अटैच हैं m1 ठीक है, m1 और m2 दो मासेस हैं, इनको क्या कह रहा है, ये इनिशियली द स्प्रिंग स्ट्रेस्ड, ठीक है, इसको डी एक्सटेंड कर दिया आपने, इसको फैला के नेचुरल लेंथ ही आपने यहां से उठा के इसको यहां पहुंचा दिया, इसको यहां पहुंचा दिया, स्ट्रेच जो हो चुका है वो डी हो चुका है। अब वो कह रहा है जब वो कंप्रेस हो जाएगा डी से, देखो इसमें स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है तो एनर्जी तो लॉसेस होने से रहे, एनर्जी का लॉस कहीं नहीं होने वाला है। अब ऐसे करके छोड़ोगे, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं है,
देखो सिस्टम के लिए देखोगे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आपने ऐसे करके छोड़ोगे तो सेंटर ऑफ मास जहां था वो वहीं रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं, भैया एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो शुरू में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, आपने ऐसे खींचा और छोड़ दिया, तो ऐसे में क्या था, सेंटर ऑफ मास आपका शुरू में रेस्ट पे था, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द टू मासेस व्हेन द स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड बाय डी। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस हो जाएगी डी से तो ये अंदर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो अगर हम ये बात करें कि ये वाला आपका आ गया है डेल्टा x2, ये वाला आया है डेल्टा x1 है, इतना मूव कर गया होगा। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 आपका 2d हो जाएगा। बताओ, पहले टोटल एक्सटेंशन आपका d था, यानी इन दोनों को मिला के d आ रहा होगा, अब इन दोनों को मिला के d आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका यहां से यहां मूवमेंट, इसका यहां से यहां मूवमेंट, आपका डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 आपका d हो चुका होगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर में सेंटर मास नहीं हिलेगा, एक्सटर्नल फोर्स समेशन एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर जीरो है, सिस्टम पर जीरो है, एंड इनिशियली सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट एंड हेंस, इसके कारण एंड हेंस इट विल रिमेन एट रेस्ट। देखो न्यूटन का सीधा सीधा फर्स्ट लॉ है, ये तो कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का यही है। क्या ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ भाई, ब्लर आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से ब्लर नहीं आना चाहिए यार। ठीक है, तो सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एक्सीएम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1, हमने किए थे इस पर प्रॉब्लम, m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। डेल्टा एक्सीएम आपका सेंटर मास नहीं हिलेगा, तो डेल्टा एक्सीएम चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर मास जीरो हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में जीरो पर भेजो, m1 आ रहा है प्लस का डेल्टा x1, m2 आ रहा है माइनस का डेल्टा x2, है ना। ये इधर को शिफ्ट हो रहा है, इधर को शिफ्ट हो रहा है, अगर इधर का शिफ्ट पॉजिटिव मानते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो यहां से आपको पता चल जाएगा m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2। एक तो ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है आपकी, इससे आप दोनों निकाल सकते हो, डेल्टा x1 और डेल्टा x2। अब डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 को आप लिखते हो यहां से m1 अपॉन m2 डेल्टा x1 इज इक्वल टू 2d। तो डेल्टा x1 आपका जो निकल के आएगा वो 2m2d अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा, और सेम मैनर में डेल्टा x2 आ जाएगा आपका 2m1d अपॉन m1 प्लस m2। ये दे रहा आंसर। हाँ भाई, समझ में आई बातें हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन को दिमाग पर रखना, अच्छा क्वेश्चन है। कौन कितना मूव कर रहा है, तो सेंटर मास से आपका लेवल अच्छा ही चलने वाला है। अब बाकी तो ए फेस के बाकी बैचेस में तो रोटेशन कंप्लीट हुआ है, मेरे को जो ए फेस मिल रखा मैंने वहां तो एसएचएम भी कंप्लीट करा दिया, एक चैप्टर आगे चल रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा भी अभी ये बोर्ड के चक्कर में ये हो गया, नहीं तो चला देते। आप पिकअप करना भाई स्पीड, ठीक है, थोड़ा बहुत तो लेके चलना, कम से कम एक्सरसाइज 1 तो करते हुए चलो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसे थोड़ा ना निकलेगा, तुम वैसे ही कलाकार इंसान हो, बी फेस में हो, तो तुमने समय पर ज्वाइन नहीं किया होगा, तुम सोच रहे हो कि कोरोना चलेगा 2-3 साल तक अभी बढ़िया से, हैं? पढ़ाई में डिले नहीं करना चाहिए। वो ए फेस वाले तुमसे तो आगे रहेंगे, कुछ कर लो। अरे कोरोना ने कोई धोखा नहीं दिया, तुमने दिमाग नहीं लगाया, कोरोना कब तक रहेगा भाई। एक वो थे गो कोरोना, कोरोना गो वाले हैं, क्या हुआ उनका? है अभी पृथ्वी में है वो, कि वो निकल लिए? गो कोरोना, कोरोना गो। आत्मा आत्मा भगा रहेंगे किसी की हो, हैं?
चलो देखो C7 पे आ जाओ। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है भाई? समझ में आ गया? ठीक है चलो। अरे यहाँ से यार हर एक लेक्चर को जरा सीरियसली लेना। सेंटर मास, रोटेशन, एसएचएम, कम से कम यहाँ तक तो। रोटेशन तो मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं काम भर का पढ़ाऊंगा। काम भर का मतलब टॉर्क वार्क वगैरह समझा दूंगा। बाकी रोटेशन आपका 12th में ही वो होगा, क्योंकि रोटेशन बहुत बड़ा है चैप्टर है भाई। वो करने गया तो खाली वही चैप्टर हो पाएगा फिर। चलो आगे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। कितने आ रखे हैं स्टूडेंट? 26 हैं। 30-20 तक रहते हैं, दो चारों को पता नहीं होगा। चलो C7 देखो, C7 में क्या कह रहा है? C7 में कह रहा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v on a smooth horizontal part of a bigger ये m which is further kept on a smooth ये the curved part shown is 1/4 of the circle the when reaches the point A। देखो हो क्या रहा है, ये है ये है ये है, और यहाँ से ये सर्कल का पार्ट बना दिया आपने, और ये है आपका कुछ ऐसा ट्रैक है। ऐसा करके कुछ ट्रैक दे रखा है, ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है। तो ये D7 है आपका। यहां से डब्बा चालू कर रहा है, इसका मास m है, ये v से आ रहा है, ये कैपिटल M है। ये भी स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, इसके नीचे वाला। ठीक है, तो होगा क्या? तो होगा क्या यहाँ पर? देखो ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है आपका। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल और mg लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल ऊपर को, mg नीचे को, बैलेंस है। लेकिन जैसे ही ये कर्व पार्ट में आने लग जाएगा, नॉर्मल एंगल पर आने लग जाएगा स्मॉल डब्बे पर। अगर इस पर एंगल पर आ रहा है तो इस पर एंगल पाएगा, बड़े वाले वेज पर भी एंगल पर आने को लग जाएगा। अब एंगल पाएगा उसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल वाला, एक हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला तो ठीक है, जमीन का नॉर्मल और mg के साथ एडजस्ट करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कोई रोकने वाला नहीं है, नीचे स्मूथ है। ठीक है, जैसे ही डब्बा इधर की साइड आने लग जाएगा, इधर की साइड जब आने लग जाएगा, ठीक है ना, तो इस पर ये गया नॉर्मल, इस पर ये आया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको भगा देगा। लेकिन मजे की बात क्या है, सिस्टम के लिए अभी भी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक बार यहां से देकर छोड़ दिया है, सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ना मैं इसको खींच रहा हूं यहां से, ना मेरे पास फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्वेशन लग सकता है, वाई में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वाई में जब ये जा रहा है, ग्रेविटी ग्रेविटी तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा। लेकिन एक्स में तो कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल के कंपोनेंट आएंगे, ये नॉर्मल इस पर ऐसे गया, इस पर ऐसे गया, तो उसका कंपोनेंट स्मॉल डब्बे पे ऐसे आया, कैपिटल बड़े डब्बे पे ऐसे आया, लेकिन सिस्टम के लिए तो इंटरनल है वो। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से वो कहना चाह रहा है, जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी, ये यहां पहुंच जाएगा, ये सर्कल का पार्ट था इतना, ये जब डब्बा यहां पहुंच जाएगा तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक। तो बड़े वाले डब्बे की स्पीड बतानी है। देखो ये v से आ रहा था, लेट से यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v1, और ये डब्बे की वेलोसिटी हो गई है v2। अब जरा ध्यान दो, इसकी खाली v1 नहीं होगी, ये v1 तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर को जाएगा, लेकिन ये खुद चल रहा है, ये खुद चल रहा है, तो इस पर भी v2 लगेगा। पहले तो इतनी चीज को समझो, इतना समझ में आया? हमें v2 निकालने पर से मतलब है, इसके रिस्पेक्ट में ऊपर को जाएगा, लेकिन एक्चुअल तो ग्राउंड फ्रेम में ये भी चल रहा है,
तो उसकी भी वेलोसिटी मिल जाएगी, उसकी भी वेलोसिटी उसको मिलेगी। तो एक काम तो ये करो, सिस्टम के लिए एक्स डायरेक्शन में पहला कॉन्सेप्ट लगेगा, समेशन एफ एक्स सिस्टम के लिए 0 है, तो इंप्लाइज पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल लगा दो। इधर कोई पॉजिटिव मान दो, सब इधर कोई चलने वाला है। तो शुरू में एम वी था, बाद में एक्स डायरेक्शन में जरा देखना, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम देखना, एम वी टू प्लस कैपिटल एम वी टू। इसकी ओवरऑल वेलोसिटी बोलोगे छोटे डब्बे की तो वी वन जे कैप, वी टू आई कैप, इधर को आई कैप मान लो, ठीक है। इधर को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, इधर को मानते हो तो माइनस का हो जाएगा बस। तो फिलहाल तो ये है, मैंने इधर को पॉजिटिव मान लिया क्योंकि पूरा मोशन इधर को हो रहा है। तो एक तो ये हो गई, वी टू तो निकालना है, हो गया बस, कहानी खत्म। तो वी टू की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम वी अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। लो ये तो आसान प्रॉब्लम है, ये तो एक्सरसाइज 1 बिल्कुल ही घटिया प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड चीज, एक और चीज लगा सकते थे, एनर्जी कंजर्वेशन। फ्रिक्शन वगैरह कहीं है नहीं, तो एनर्जी के लॉसेस होने नहीं है, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। खाली ग्रेविटी काम कर रही है सिस्टम पर, मैकेनिकल एनर्जी ऑन सिस्टम, सिस्टम पर खाली, सिस्टम पर खाली किसने काम कर रखा है, ग्रेविटी ने, नॉर्मल ने भी काम नहीं कर रखा है सिस्टम पर। देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी वर्क एनर्जी थ्योरम में, कि अगर सिस्टम रिजिड होता है, रिजिड सिस्टम क्या होता है, पार्टिकल के बीच में सेपरेशन नहीं हो रहा है। सेपरेशन मतलब अलोंग द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल कौन सी है, ये वाली, यहाँ वाली, यहाँ वाली, इसके अलोंग सेपरेशन थोड़ा ना हो रहा है, चिपक के चल रहे हैं दोनों, तो रिजिड सिस्टम है। तो नॉर्मल जितना इस पे काम कर रहा होगा उतना ही काम इस पे करेगा नॉर्मल, यहाँ वाला नॉर्मल, ठीक है। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स रिजिड सिस्टम में 0 होता है। तो बेसिकली पूरे सिस्टम पर काम करने वाला कौन है, ग्रेविटी काम कर रही है ना, यहाँ का नॉर्मल काम कर रहा है सिस्टम पर, 0 आएगा सिस्टम के लिए। यहाँ का नॉर्मल तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, ग्रेविटी इस पर कुछ काम नहीं कर रही, उस पर ग्रेविटी काम कर रही है, ठीक है। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हाफ एम वी स्क्वायर थी शुरू में पोटेंशियल एनर्जी तो 0 थी, और बाद में कहां चले गई है, वो एम जी आर में चले गई है, लेट से ये आर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी है इसकी, प्लस हाफ कैपिटल एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ एम। अब जरा ध्यान देना, इसकी नेट स्पीड आएगी अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, उसका स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस आप लिख सकते हो, ठीक है। कल के दिन में कुछ दिया होगा, देखो V2 तो ऑलरेडी निकल चुका है, V2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे V1 निकल जाएगा। तो ये सब डेटा आपको सिंपल दे रखा होगा, 2 किलो 4 किलो बना के आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। लिख लो इसको भाई, सही से लिख लो, एससी वर्मा में भी है प्रॉब्लम। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है सेंटर ऑफ मास में, हम क्या चल लेते हैं, कोलिजन पे आ जाते हैं, ठीक है। हटा दो उसको, कोलिजन वगैरह में क्या है अपना,
कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? अरे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन बता दिया था क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन कहां तक हो गया था? लास्ट टाइम हुआ कहां तक था? कंजर्वेशन एग्जैक्ट बताओ ना, कहां तक हुआ था लास्ट में? मॉड्यूल के हिसाब से टॉपिक कहां तक कर लिया था मैंने? इंपल्सिव हो गया था, इम्पैक्ट इंपल्स तक हो गया था। चलो हेडिंग डालो कोलिजन। लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता है आपको? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताई थी क्या? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बताया था? लाइन ऑफ इम्पैक्ट शब्द सुना है? अच्छा, इम्पल्सिव फोर्स की नोट लिखवाई थी और नो सर। ठीक है, तो हेडिंग डालो कोलिजन। कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में लिख लो। कोलिजन होता क्या है? कोलिजन आपका सिंपली डिफाइन किया जा सकता है आपका, जहां पर इंपल्सिव फोर्स एक्ट करते हैं बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है ना। दो बॉडी के बीच में अगर इंपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसको हम कोलिजन पे कैटेगरी में रख देते हैं आपका। अच्छा, उसके बाद आपका कोलिजन पे बाकी कुछ तो करना नहीं है। टाइप्स ऑफ कोलिजन है आपके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन मेन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पर बताना है। तो पहली चीज है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है लाइन अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है। लाइन अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसके बिहाफ पर क्या होता है? दो टाइप के लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होती है? लाइन अलोंग द कॉमन नॉर्मल, इसके बिहाफ पर दो टाइप के कोलिजन होते हैं। एक हो जाता है हेड ऑन, हेड ऑन कोलिजन। डेफिनेशन तो हम लिख लेंगे, पहले समझो चीज को क्या हो रहा है। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? जैसे ये है और ये है, ये इधर को जा रहा है, ये भी इधर को जा रहा है। लेट से ये बी ए है, ये बी बी है। ऑब्वियस सी बात है, बी ए ग्रेटर देन बी बी है। तो जब ये कोलाइड करेंगे, जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो था बिफोर कोलिजन, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा? ड्यूरिंग कोलिजन ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसी लाइन में चल रहे हैं देखो, ठीक है। तो इस पर क्या होगा? इस पर नॉर्मल, इस पर इंपल्स लगेगी इधर को, और इस पर इंपल्स लगेगी पीछे को। नॉर्मल इस पर आगे को लगेगा, इस पर नॉर्मल पीछे को लगेगा। अगर सही शब्दों में बोला जाए तो हमें नॉर्मल से मतलब नहीं होता, उसके इंपल्स से मतलब होता है, ठीक है। तो एनडीटी से मतलब होता है, इंपल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा आपका। तो यही है आपकी कॉमन नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मल भी, ये क्या है? ये कॉमन नॉर्मल है कि नहीं है? कॉमन नॉर्मल, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो कॉमन नॉर्मल आ रही है ये। हेड ऑन कोलिजन में क्या है? जो पार्टिकल का मोशन होना चाहिए और लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो होनी चाहिए वो कोइंसाइड करनी चाहिए।
पार्टिकल का मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट कोइंसाइड करनी चाहिए, वो हेड ऑन कोलिजन कहलाया जाता है। हेड ऑन कोलिजन बोल सकते हो या फिर वन डायमेंशन कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन, ठीक है, ये हो जाएगा वन डायमेंशन कोलिजन, ये हो गया। अच्छा इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें क्या होगा, इस पर फोर्स लगा, ये और तेज भाग सकता है, ये वाले पे पीछे को फोर्स लगा, ये हो सकता है स्लो डाउन हो जाए या फिर पीछे को भागने लग जाए, लेकिन जाएगा इसी लाइन के लॉन्ग, क्योंकि भैया फोर्स इंपल्स जो लगी है इस पर आगे को लगी है, इस पर पीछे को लगी है, तो मोमेंटम में बदलाव जो आएगा इसी लाइन के लॉन्ग आने वाला है। इस लाइन के, इसके और कोई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम में बदलाव नहीं आने वाला है, और कोई बदलाव नहीं आएगा कोई डायरेक्शन में, तो पहले से मोमेंटम जीरो था बाकी सारी डायरेक्शन में, और चेंज आ नहीं रहा है, तो बाकी कोई डायरेक्शन में वो जा नहीं सकता है, तो उनको जाना इसी लाइन में पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, आपका हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन। अरे आ गई बात समझ में? थ्योरी के लिए रेफर कर लेना मॉड्यूल को, ठीक है, अब इतना समय नहीं है उसको लिखवाने का, आप समझ लो बस क्या होता है हेड ऑन कोलिजन। आपसे शब्द आएगा टू पार्टिकल कोलाइड हेड ऑन, ठीक है, ए कोलाइड्स हेड ऑन विद बी, तो इतनी विद वेलोसिटी इतना, वी दूसरे की वेलोसिटी इतना है। हाँ, तो एग्जांपल ये हेड ऑन का ये दे दिया ना, अरे क्वेश्चन तो हम आगे करेंगे ही करेंगे, मैं थ्योरी कह रहा हूँ, थ्योरी के लिए हेड ऑन कोलिजन ये है आपका, मतलब इसके पढ़ लेना आप, क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है पार्टिकल की और लाइन ऑफ इम्पैक्ट है कोइंसाइड कर जाती हैं। रियल लाइफ में कोई भी, एक कार है, ट्रक है, ठोक दो, हो गया हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। रियल लाइफ में हेड ऑन कोलिजन होना बहुत, आप ऐसे समझ लो, एक पतली हुई ट्यूब ले लो, उसके अंदर आप कुछ वो मटर डाल दो, मटर मटर, और दूसरी मटर आके उसको पीछे ठोक दो, सीधे जाएगी वो, हेड ऑन कोलिजन हो गया। रियल लाइफ में वो आपका क्या होता है, स्नूकर, स्नूकर में हेड ऑन कोलिजन उसमें हो सकता है, एग्जैक्ट हेड ऑन कोलिजन करवाना मतलब मास्टर चाहिए उसके लिए, नहीं तो आप कुछ भी करो, एक बॉल, मतलब समझ रहे हो ना इसको, इसकी वेलोसिटी उसके नॉर्मल के थ्रू जा रही है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स चल रही है, उसके लॉन्ग जाना चाहिए वेलोसिटी, आप जनरली ओब्लिक ही कराओगे, 100%, 100% हेड ऑन कोलिजन उसमें करवाना मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा तगड़ी चाहिए। हाँ हाँ, कैरम में बोल सकते हो, कैरम में भी हो जाएगा, ठीक है, लूडो में नहीं हो पाएगा, कोई लूडो वाला है क्या है? कोई तो होगा, सर्वेश, ऑब्लिक, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, तो बेसिकली अगर बोलूं मैं सीधा सीधा, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ये लिख लेना थ्योरी के लिए, कोइंसाइड विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, कहानी खत्म, इतना लिख लेना। इसमें क्या लिखोगे, डज नॉट कोइंसाइड, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो हो गया वो कोइंसाइड नहीं करेगी, जैसे कि ये वाला एग्जांपल हो गया ऑब्लिक कोलिजन में, एक ये बॉल है, एक ये बॉल है, इधर को आ रही थी, इधर को आ रही थी, ए है, ये बी है, जब ये कोलाइड करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, तो ऐसे करके कोलाइड कर जाएंगे, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, ठीक है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, इसका लाइन ऑफ मोशन ये था, और जबकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और मोशन जो हो रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हो रहे हैं। पहले तो मोशन ही, आप सिंपल सी बात ये बोल दो, दोनों का मोशन एक ही लाइन में हो रहा है, अगर दोनों दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं तो उनका अगर मोशन एक ही लाइन में हो रहा है तो हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका, तो ये आपका ऑब्लिक कोलिजन का, इसमें क्या होगा, अब इसमें झटका कहां लगेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्यों बोलते हैं इसको, कॉमन नॉर्मल को, क्योंकि इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो मोमेंटम में बदलाव, अगर मैं इसको अलग से बोलता हूं, अब सुनते जाओ बस कहानियां, ठीक है, हर एक लेक्चर हर एक समय इंपॉर्टेंट है, यहां से कोलिजन अपने आप में टफ टॉपिक है, बता रहा हूँ, फिर से समझ में नहीं आता लोगों को, पेशेंटली सुनते जाओगे, हर लेक्चर को सीरियस लेना, आने वाले 2-3 लेक्चर, 3-4 लेक्चर, ठीक है, जब तक ये सेंटर मास हो रहा है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा इजी पड़ेगा उसमें रोटेशन में, उसके बाद रोटेशन फिर से अच्छी है। ठीक है, तो अभी तो कोलिजन में जब तक चल रहा है तब तक तो बना के चलो। तो ये हो जाएगा आपका। तो अगर ये इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं ऐसे आ रहा था, इसके मोशन को मैं दो में ब्रेक कर सकता हूं, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, एक उसके परपेंडिकुलर। कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी मोशन है, वो हमेशा 3 डायमेंशन में तोड़ा जा सकता है, अगर 3 डायमेंशन में टूटना चाह रहा है, नहीं तो 2 डायमेंशन में तोड़ सकते हो। कोई भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको 2 डायमेंशन में रिजोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो मोशन था वो ऐसे था, इसकी वेलोसिटी ऐसे थी। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, एक आएगा इसके परपेंडिकुलर। मैं कंफर्म बता सकता हूं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर झटका लगा है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग। तो जो मोमेंटम में बदलाव आएगा, मोमेंटम मतलब एम वी कौन सा, इसके लॉन्ग वाला, वो चेंज होगा। ये वाले में चेंज नहीं आएगा, ये वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेम कहानी इसकी है, ये जो आ रहा था वेलोसिटी से, इसका एक कंपोनेंट आया इम्पैक्ट के लॉन्ग, एक आया इसके परपेंडिकुलर। झटका इसको इस डायरेक्शन में लगा तो इसी डायरेक्शन का चेंज होगा, इस डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? आगे जाके ऑब्लिक में फिर बताऊंगा मैं इसको, जब ऑब्लिक कोलिजन हम करेंगे, पहले हेड ऑन ही करेंगे हम प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरी चीज ये है, अगर ये ऐसे करके कोलाइड कर रहे हैं, दो बॉल्स, स्नूकर बॉल्स आपकी आपस में कोलाइड कर रही हैं, और मैं जमीन का फ्रिक्शन अब गायब कर लेता हूं। ठीक है, मान लो जमीन का फ्रिक्शन है भी, क्या सेकंड वाला फिर से अब दोबारा सुन लेना आप, जब ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये समझ में आ गया ना ऑब्लिक क्या होता है, हेड ऑन क्या होता है। वो तो मैं कहानी चल रही है तो मैं चलाते जा रहा हूँ कहानी को। ठीक है, ठीक है। अब ये तो स्नूकर बॉल आके टकरा रही हैं। मैंने पिछले आपको लास्ट क्लास में बताया था इंपल्सिव नॉर्मल, नॉर्मल कब कब इंपल्सिव होती है। अच्छा, ये ऐसे करके टकराएंगे तो कि जमीन वाली जो नॉर्मल होगी, क्या वो इंपल्सिव होगी? क्या जमीन वाली नॉर्मल झटका देने वाली होगी इसमें? इंपल्सिव का मतलब है झटका आ रहा है जिसमें जर्क आ रहा है, नहीं होगी। इतना समझ में आता है? यहाँ की नॉर्मल इंपल्सिव नहीं होगी, और नॉर्मल इंपल्सिव नहीं है तो फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं होगा करस्पॉन्डिंग। तो स्नूकर बॉल जब आपस में टकरा रही हैं, या कैरम में तो खैर होगा ही होगा, कैरम में, हाँ कैरम में भी बोल सकते हो आप। कैरम में भी जब आपकी दो गोटियां टकरा रही हैं ऐसे करके, बॉटम में फ्रिक्शन है, लेकिन वो फ्रिक्शन इंपल्सिव नहीं होगा। पहले स्नूकर बॉल का ले लो एग्जांपल, हमारे उसमें मोस्टली आपके ये बॉल के साथ ही इनको कोलिजन करवाना होता है। तो जब ये आपस में कोलाइड करेंगी, बॉटम का फ्रिक्शन क्या है, नॉन इंपल्सिव नहीं है। तो जब ये कोलाइड करेगा तो भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन, अब ऐसे समझ लो, सिस्टम पर देखो कोई इंपल्सिव फोर्स है क्या? अगर एज अ सिस्टम देखते हो, क्या इस पर इंपल्सिव फोर्स है? भैया जितना इस पर इंपल्स लग रही है उतनी उस पर इंपल्स लग रही है नॉर्मल तो, लेकिन इंटरनल फोर्स है सिस्टम के लिए। तो सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल का नहीं रहता है। अच्छा, ऑब्लिक कोलिजन में देखो, ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा, इंडिविजुअल का रहेगा कंजर्व, लेकिन कौन सा वाला कंपोनेंट, ये वाला लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर वाला। मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब मास तो चेंज होने से रहा, यानी जो पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी उतनी तो रहेगी रहेगी, इस डायरेक्शन में बदलाव आएगा। ठीक है, ये तो हो गई बातें एक। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं एज अ सिस्टम देखता हूं तो कोई बदलाव नहीं आएगा, सिस्टम पे कोई बदलाव नहीं आएगा। सिस्टम का मोमेंटम आप चाहे एक्स में देखो चाहे वाई में देखो, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नॉर्मल लगेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, वो इंटरनल रहेगा, तो उसके कारण कोई चेंजेस नहीं आ सकते। ये है कहानी। कुछ समझ में आया? बढ़िया है, कुछ तो समझ में आया होगा, हल्का फुल्का कुछ कुछ थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। ठीक है, ऑब्लिक हमारा बाद में है, पहले तो हेड ऑन को डील करना है अपने को। चलो आ जाओ, नेक्स्ट टाइप का कोलिजन होता है एक, ये लिख लिया क्या? लिख लिया ये? लिखो लिखो फटाफट लिखो। अरे किसी दिन 4 बजे भी है क्या तुम्हारी क्लास, या सारी क्लासेस
उसी टाइम है। अगली क्लास कब है मेरी? फ्राइडे को कितने से कितने बजे से है? शाम वाली है कि? हाँ शाम वाली होगी, शाम वाली होगी उसमें शायद। उससे पहले कौन सी क्लास है? थकने वाली क्लास है क्या? मैथ है क्या? एनर्जी बना के रखना। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो ठीक है, आराम से। केमिस्ट्री में इतना लोड थोड़ा ना होता है दिमाग पे। हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? इसमें ऑब्लिक कोलिजन ये होता है, ठीक है? इसके लिए उससे पढ़ लेना, क्लासेस थकाने वाली ही होती हैं। अरे तुम तो भाई सर्वेश, कितना वजन वजन है? लॉकडाउन में बढ़ा दिया क्या? फूल फाल गए हो? हैं? ठीक है, इसके लिए मॉड्यूल से पढ़ लेना आप। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थ्योरी व्योरी नहीं आती इससे। हाँ बोर्ड में आ सकती हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं उसके। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट दो टाइप के हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तीन टाइप के कोलिजन होते हैं। पहला, पहला इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। फिर से मॉड्यूल से इसको एक बार पढ़ लेना, मैं समझा देता हूं यहां पर। तो इलास्टिक कोलिजन वो होता है, एक चीज होती है ई की वैल्यू 1 होती है इसमें। ई क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है, तो क्या होता है, जैसे आपका गाड़ी है, कार है, कार को पीछे ट्रक वाले ने ठोक दिया, ठीक है? अरे साउंड चैप्टर में जो डाउट है वो डील करो यार अपना। जिस दिन, हाँ अगले हफ्ते वो होगी ना, वो वाली क्लास होगी, अब इस उस दिन तो साउंड पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पूछ लेना। तो बोर्ड वाले लेक्चर में पूछा करो उसको। तो परसों एग्जाम है, तो कौन सा एक चैप्टर से कौन सा टॉपर बनने से रुक जा रहे हो तुम? हैं? या टॉपर बन जा रहे हो? तो चीज को समझो। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे आप कार है, उसको पीछे ट्रक वाले ने ठोक दिया, तो एनर्जी तो, काइनेटिक एनर्जी तो लॉस होनी होनी है आपकी, ठीक है? ट्रक की जो थी, कुछ गाड़ी को मिली, कुछ उसकी कम हुई है, लेकिन जितनी इसकी कम हो रखी, मान लो 100 जूल से आ रहा था वो, कार को टकराया, कार कार रुकी हुई थी, कार को मिल गई एनर्जी, मान लो 30 जूल मिल गई। इसकी हो गई काइनेटिक एनर्जी मान लो 40 जूल, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी हो गई 70 जूल, और शुरू में कितने से आ रहा था? 100 से। तो 30 जूल का क्या हुआ? 30 इसको मिली, 40 इस पर रही, तो 70 तो हो गई बाद में काइनेटिक एनर्जी, पहले 100 से आ रहा था। तो 100 माइनस 70 करोगे, 100 माइनस 70 करोगे, 30 बचेगा। 30 एनर्जी गई कहाँ? वो एनर्जी हीट में बोल सकते हो, साउंड में बोल सकते हो, या फिर आप एक और चीज बोल सकते हो। क्या? वो जब गाड़ी को ठोकेगा डिफॉर्म होगी कि नहीं होगी? अरे कुछ पिचकेगा ना, स्कॉर्पियो होगी, कोई तो होगी, पिचकेगी तो सही, ठीक है ना? तो उसको पिचकाने में उसकी उसकी उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाना, ठीक है? अब इसी को समझो, वो जिम में जो बॉल होती है, स्पंजी बॉल जो होती है बहुत तगड़ी वाली, और उसमें दो लोग आगे कोलाइड कराते हैं, कोलाइड किया उसमें, दो लोग आगे कोलाइड किए, ठीक है? ये भी 50 जूल से आ रहा है, ये आपका 30 जूल से आ रहा है, कोलाइड किए, वापस गए। एक अगर 20 से जा रहा है, तो एक आपका 60 से जा रहा होगा, यानी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। देखो वो क्या हुआ होगा, बॉल बीच में आई होगी तो पहले वो प्रेस हुई होगी, लेकिन फिर बाद में जब रिकवर हो रही होगी, पूरा रिकवरी हो जाती है बॉल में, लेकिन इसमें नहीं होता। किसमें? अगर जो आपका ट्रक और उसकी बात कर रहा हूं, उसमें कोलिजन में क्या होगा, वो आता है तो उसको दबाता तो है, लेकिन वो दबा रह जाता है। जब उसको रुकी हुई गाड़ी को अगर टकराएगा तो ये दबेगा पहले, फिर कॉन्टैक्ट छूटेगा, इस पर इसकी स्पीड में, इस पर देखो लगातार फोर्स आगे को लग रहा है, इस पर पीछे को लग रहा है। जब ये आगे ठोकेगा ना इसको, इस पर फोर्स पीछे को लग रहा है, इस पर आगे को लग रहा है।
तो इसकी स्पीड तो बढ़ना चालू होगी, इसकी कम होना चालू होगी। एक समय आएगा दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। उसके बाद हो सकता है ये साथ ही लेके चल दे, हो सकता है ये अलग सड़क अलग निकल ले, ये अलग रहे, पीछे को नहीं आए, मतलब ऐसे ही रहे, ये ज्यादा तेज निकल ले। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आया है कार में वो रिकवर नहीं कर पाता पूरा का पूरा, और डेंट पड़ा रह जाता है। जबकि स्पंजी बॉल में क्या हुआ था, ये आपका डिफॉर्म हुआ फिर रिफॉर्म भी हो गया उतना। तो जो एनर्जी आई थी, ये 50 लेके आ रहा है, 30 लेके आ रहा है, तो उस बीच में तो क्या हुआ होगा, बीच में वो 80 नहीं रही होगी, 80 काइनेटिक एनर्जी नहीं रही होगी, बीच में वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुई होगी। इसको आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह मान सकते हो। स्प्रिंग है, इधर से भी डब्बा है, इधर से भी डब्बा है, वो आगे कोलाइड कर रहे हैं, तो बीच में वो स्प्रिंग को कंप्रेस हो रही है। तो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर लो, तो ये आपका कंप्रेस हो रहा है, तो इस तरीके से इसमें एनर्जी आपकी क्या होगी, स्टोर होगी, लेकिन वापस रिफॉर्म हो जाता है वो। तो वापस पूरा रिकवरी हो रही है अगर, तो वो इलास्टिक कोलिजन में आ जाता है। अगर पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही है, अगर पूरी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन में आ जाता है। अब डिपेंड करता है, ई की वैल्यू हमेशा 1 नहीं होती है, इलास्टिक में होती है। इन इलास्टिक में भी दो होते हैं, एक परफेक्टली इन इलास्टिक, एक इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या है, आपने जैसे डिफॉर्म किया, ये स्पंजी बॉल आई, ये आपने डिफॉर्म हुआ हो, ये था, ये टकराया, ये डिफॉर्म हुआ। डिफॉर्मेशन के बाद बिल्कुल रिकवरी नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है रिकवरी, तो परफेक्टली इन इलास्टिक है। ऐसे में दोनों बॉडी एक साथ चलती हैं, चिपक के चलती हैं, वो हम बाद में डिराइव कर लेंगे। इन इलास्टिक में क्या होता है, ये आया, ये डिफॉर्म हुआ, लेकिन कुछ तो रिकवरी हो गई, उसके बाद चल रहा है, ठीक है, कुछ तो रिकवरी हो गई है आपकी, तो वो हो जाता है। तो इसमें क्या बोल सकते हो, इलास्टिक कोलिजन में आप बोल सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ठीक है, दो बॉल आपस में कोलाइड कर रही है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो वो सब तो लगाओगे लगाओगे, वो सब बात की बातें हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका ये बोल सकते हो कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी कंप्लीट रिकवरी आफ्टर कोलिजन, ऐसे करके लिख सकते हो आप। बाकी मॉड्यूल से पढ़ लेना एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा आपका होता है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होगी लेकिन 0 से बड़ी होगी। ठीक है, इसमें लॉस होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, फिर से सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं अब, इट्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब होगा इसमें। ठीक है, पार्शियल रिकवरी होती है, पार्शियल रिकवरी आफ्टर कोलिजन। तीसरा होता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, जीरो रिकवरी, जीरो रिकवरी आफ्टर कोलिजन। कोलाइडिंग बॉडीज मूव टुगेदर, कोलाइडिंग बॉडीज मूव टुगेदर। कुछ चीजें हैं जो अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, कुछ चीजें हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में समझोगे इसमें से। ठीक है, रिकवरी अभी बताता हूं ना, रिकवरी बताया तो था अभी। वो दो जिम वाली बॉल आगे टकरा रही हैं आपस में, वो डिफॉर्म हो रही है और डिफॉर्म रह गई। ठीक है, आप ऐसे समझो आपकी वो लिया फ्लोर, आटा आटा लिया, गुदा हुआ आटा, उसको मारोगे चिपक जाएगा ना, वो डिफॉर्म हो जाएगा, वो थोड़ा ना पीछे को आएगा वापस रिकवर कर जाएगा। टकरा रहा है तो वो तो डिफॉर्म हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ा ना है।
कि वो आपको वापस रिकवर कर जाएगा, लेकिन स्पंज बॉल जो होती है, जिम बॉल जो होती है, वो रिकवरी कर जाती है। तो ये है आपका, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन कुछ नहीं रहा। डिफॉर्मेशन जितना हुआ था, डिफॉर्म तो होती है, वो डिफॉर्म होती है, लेकिन रिकवरी पूरी हो जाती है। हो जाएगा तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींच लो जिसने नहीं लिखा है। तो कोशिश करना यार यहाँ से अब फॉर्मेलिटी वाला काम हटाना, ठीक है। सीखने पर रहो, मेन मुद्दा रखो सीखने का, कि उसको आउटपुट कैसे दे पाओगे आप एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आउटपुट कैसे दे पाओगे। बोर्ड के लिए आपका हो गया है। और दूसरी बात है, जैसे ये है, इस सबको एक्सप्लेन कर दिया है, अब बाकी इसको थोड़ा सा मॉड्यूल से पढ़ लेना, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट खींच लो जिसने नहीं लिखा है। देखो अगला आपका आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फोकस बढ़ाओ, जल्दी छोड़ूंगा मैं, 7:30 से पहले छोड़ दूंगा, मेरे को काम है। शेड्यूल को पता है नहीं, 4 बजे से होती क्लास तो पूरा ले लेता मैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, देखो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं ई एस impulse of reformation upon impulse of deformation, ठीक है। impulse of reformation upon impulse of deformation। अब जहां तक बात रही इसकी, इसको अगला इसका क्या है, डेरिवेशन है। तो अब इसका डेरिवेशन को देख लो आप, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, उधर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी दो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, ये ए है ये बी है, ये आ रही थी U1 से, ये आ रही थी U2 से, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। देखो जब कोलाइड होंगी, कोलाइड करेंगे, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा पीछे को, इस पर फोर्स लगेगा आगे को, है। तो होता क्या है, जब इस पर इंपल्स पीछे को लगेगी, अब इस प्रोसेस को स्लो करके देखो। ये आप ऐसे समझो कि ये आपका एक स्प्रिंग वाला था डब्बा, बी वाला, एक डब्बा आ रहा है ए वाला, ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये वाला आपका 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था।
ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, मैक्सिमम कंप्रेशन वाला किया था कि नहीं किया था? कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उस चीज को यहां पर दिमाग पर रखो। तो होगा क्या, जैसे ही ये कंप्रेस होना चालू होगा, इस पर पीछे को फोर्स लगेगा, इस पर आगे को लगना चालू हो जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी, इसकी स्पीड कम होना चालू होगी। अरे इसको बताओ, ये याद है कि नहीं है? इसकी कहानी याद है, कैसे होगा इसका मोशन? इसको पहले दिमाग में रखो। हाँ भाई, बाकी लोग याद है कि नहीं है? ठीक है ना, कैसे कैसे होगा इसमें? ये आएगा, इस पर पीछे को लगना चालू होगा, इस पर आगे को, इसकी स्पीड डाउन होगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। सेम यहाँ पे कहानी है। इस पर जो नॉर्मल होगा, देखो हम बॉडी शुरू में डिफॉर्म होती है, जब ये टकराएंगे तो इस पर नॉर्मल पीछे को लग रहा है, इस पर ये, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स याद है आपको शुरू में? कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट, कैन चेंज इट्स मोमेंटम, कैन डिफॉर्म द बॉडी। ये सब हमने बातें कर रही थी फोर्स की डेफिनेशन में। ठीक है, तो फिलहाल तो क्या है, इसकी स्पीड, वो जो कोलिजन, एक बॉल दूसरा टकराई, निकल ली, उसके बीच में क्या हुआ है वो हम स्लो मोशन में देख रहे हैं। तो बीच में होता क्या है, इस पर फोर्स पीछे को लगा, इस पर आगे को लगा, इसकी वेलोसिटी स्लो डाउन, इसकी वेलोसिटी कम होने चालू होगी। ऑब्वियस सी बात है, u1 ग्रेटर दे रखा है u2 से, गिवन है, तभी तो कोलाइड करेगा। तो ये स्लो डाउन होना चालू होगा, ये बढ़ना चालू होगा। तो बढ़ना चालू होगा, तो एक समय आएगा जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? है, इस पर इंपल्स लगेगी ऐसे करके, इंपल्स नॉर्मल की ऐसे करके लगेगी, इस पर इंपल्स लगेगी आगे को, झटका आगे को लगेगा। अभी जरा ध्यान देना, आफ्टर कोलिजन अगर हम मान लेते हैं, आफ्टर कोलिजन ये कौन था? बी था, ये ए था। ए वाले को भी आगे को मान लो v1, इसको मान लो v2, बी वाले को आगे को मान लो v2। ये हो गया आपका। इतना जो प्रोसेस होता है, ये है डिफॉर्मेशन का, ये प्रोसेस डिफॉर्मेशन का कहलाता है। ये आए, ये आया आया कोलाइड किया, ये आया आया इसके साथ कोलाइड किया, इसकी स्पीड बढ़नी चालू हुई, इसकी कम होनी चालू, डिफॉर्मेशन हुआ, दोनों की स्पीड सेम हुई। यहां तक का जो इंस्टेंट होता है, ये आपका डिफॉर्मेशन कहलाता है। उसके बाद क्या होगा, जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, उसके बाद क्या होगा? अभी भी फोर्स इस पर आगे को लग रहा है, इस पर पीछे को लग रहा है, ये और स्लो डाउन होगा, ये और बढ़ेगा, अब वो सेपरेट होना चालू हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होता है, वो आपका सेपरेशन का कहलाता है। ठीक है ना? तो अब ये सिनेरियो हो गया। इसमें हम जो बोलते हैं इंपल्स, इंपल्स क्या बोली जाएगी डिफॉर्मेशन में? अगर हम बोलेंगे इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन ए बोलते हैं अगर हम, ठीक है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हम बोल देते हैं ये आईडी। तो अच्छा, जितनी इंपल्स इस पर लगेगी उतनी इंपल्स इस पर लगने वाली है। तो अगर हम ऐसे करके बोल दो, ऑन ए अगर बोलते हो, ए पर बोलते हो, तो ए पर इंपल्स पीछे को लगी है, ए पर इंपल्स पीछे को लग रखी है। ठीक है, ये तो सिचुएशन को देखो बस। तो माइनस का आईडी, क्यों? वेक्टर लेके चलना है प्रॉपर, मैंने आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रखी है। ठीक है, आगे को मैंने पॉजिटिव मान लिया है, तो माइनस का आईडी लगा है इस पर, पीछे को लगी है इंपल्स, इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसके लिए फाइनल मोमेंटम क्या हो गया है? फाइनल मोमेंटम हो गया है, इसका मास अगर आप m1 मान लेते हो, इसका मास m2 मान लेते हो, तो m1 इंटू वी प्लस का ये सिचुएशन लेनी है, इनिशियल है, फाइनल सिचुएशन है। अगर सेपरेशन लिखोगे, सेपरेशन के लिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है ना? यहां से जब वो चिपके होंगे, चिपकने के बाद ऐसे ऐसी सिचुएशन आएगी, इस पर फोर्स पीछे को लगा, इस पर आगे को लगा, एक समय आएगा कॉमन वेलोसिटी, उसके बाद दूर होना चालू होंगे, रिकवरी होना चालू होगी। जब रिकवरी हो जाएगी तो अलग अलग निकल लेंगे। अब वो रिकवरी भले ही पूरी हो या ना हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो m1v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, m1v1 u1। ठीक है, अगर ऑन बी बोलता हूं, ऑन बी बोलता हूं, तो मेरे ख्याल से आईडी लगेगा, इस पर इंपल्स आगे को लगेगी, तो कितना हो जाएगा, m2v माइनस m2u
2। ठीक है, ये तो हो गई। आप कहीं से देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो इसको यूज कर लेना या इसको यूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी चीज आपकी क्या है, सेपरेशन की अगर हम बात करें, सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन भी सेम चलता है। आई इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन यहां से, सॉरी, ये आपका रिफॉर्मेशन बोला जाता है, रिफॉर्मेशन। ठीक है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अगर मैं ए पर बोलता हूं, ए पर बोलूंगा, ए पर पीछे कोई है तो माइनस का आई आर इज इक्वल टू, पहले था उसका M1V माइनस M1V1। अगर मैं ऑन ए बोलता हूं, ऑन बी बोलूंगा तो आई आर प्लस की, इस पर इंपल्स आगे कोई लगेगी रिफॉर्मेशन के दौरान भी। ठीक है, वही होता है, लगातार लग रहा है ना। वैसे एक्चुअल में अगर ओवरऑल इंपल्स बोलोगे किसी ऑब्जेक्ट पे ए पर बोलोगे तो ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन लोगे आप, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, लेकिन हमें उसके अंदर देखना है, डिफॉर्मेशन की अलग से देखनी है, रिफॉर्मेशन की अलग से देखनी है। तो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा, रिफॉर्मेशन देखोगे तो M1V1, सॉरी M2, अब हम टू पर, बी पर देख रहे हैं ना, M2V2 फाइनल माइनस इनिशियल हो गया M2B, ये हो गया बी पर रिफॉर्मेशन। दूसरी बात ये है, यहां से इन दोनों को इक्वेट करोगे, जरा ध्यान देना, यहां से आईडी और माइनस आईडी को इक्वेट करोगे, या फिर दोनों को एडअप कर लो, दोनों को एडअप करोगे तो मेरे ख्याल से दोनों को एडअप करोगे तो यहां से आपका ये जीरो बनेगा, ये बनेगा M1 प्लस M2V माइनस M1U1 माइनस M2U2, यानी V आपका निकल के आ रहा है M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसको वापस यहां कहीं सब्स्टिट्यूट कर लो। एक्चुअल में क्या है, वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी होगी वो, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, हैं? ये इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, इतनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो चेंज होने से रही। ठीक है, ये इंटरनल फोर्सेस, तो इंपल्स किसकी देख रहे हो आप, इंटरनल फोर्सेस की, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लिया ही नहीं है आपने, तो सिस्टम के लिए तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होने से रही। तो अगर इसके हिसाब से जो वीसीएम निकालोगे, वही तो ये कॉमन वेलोसिटी होगी। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो वीसीएम और ये वाला वी बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, और वो चेंज होने से रही, तो ये हो जाएगा सिनेरियो। सेम चीज यहां पर करोगे, यहां पर करोगे तो आपका जो वी आएगा वो आएगा M1V1 प्लस, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना इसमें, M1V1 माइनस ये, तो इसमें अगर आप करोगे तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2 बन जाएगा। ठीक है, यहां से अब आईडी पर वापस पुट कर लो, आईडी की वैल्यू हो जाएगी M2 M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस M2U2। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कुछ पोर्शन कटेगा, कितना बचेगा यहां से बचेगा कितना, फर्स्ट वाले में सही तो लिखा होगा, अभी सही है? हाँ भाई विष्णु, अभी सही है? M2B सही तो लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो लिखा उसके ऊपर क्या लिखा भाई मैंने, हाँ ये V होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर V होगा। तो ये हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, जब कैंसिल करने जाओगे तो जरा ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे M2 स्क्वायर U2 जो बनेगा वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और जो बचना चाहिए वो बचना चाहिए M1 M2 U1 माइनस U2 बच गया अपॉन M1 प्लस M2, इतना बच गया है इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ये आ गई है आईडी। ठीक है, यहां से देखो आई आर कितना आएगा, आई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2V2 माइनस M2
m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से m2 स्क्वायर v2 कट जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा m1 m2 v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये बच जाएगा। तो E क्या होता है? E होता है आपका I रिफॉर्मेशन अपॉन I डिफॉर्मेशन। पुट करो, I रिफॉर्मेशन अपॉन I डिफॉर्मेशन करोगे तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये बन जाता है। और मैं कहूंगा इसको आप ऐसे याद मत रखना, याद है फिलोसफी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन? तो मैं तो कहूंगा आप इसको ऐसे याद रखना, स्पीड ऑफ सेपरेशन, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच, ऐसे याद रखना। ठीक है, ये सिनेरियो क्या हुआ है देखो, अगर मान लो टकराने के बाद, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बिफोर कोलिजन, बिफोर ये सिचुएशन है, एक ये 2 से आ रहा है, ये वाला 3 से आ रहा है, और आफ्टर ये वाला 1 से जा रहा है, ये वाला 2 से जा रहा है, तो बताओ भाई E की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ भाई, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन स्पीड ऑफ अप्रोच, सेपरेशन बाद वाला, अप्रोच पहले, तो पहले पहले स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी आ रही है? स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच कितनी बन जाएगी इस केस में? स्पीड ऑफ अप्रोच फटाफट बताओ भाई, 2 से जा रहा है वो 3 से आ रहा है, कितने से अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को? अरे और किसी के दिमाग में नहीं चल रहा क्या? हाँ भाई, कितने से अप्रोच कर रहे हैं? एक से अप्रोच कर रहे हैं, जीनियस। अरे विष्णु हो गया, बस बाकियों को भी बोलने दो। हैं, एक से अप्रोच कर रहे हैं, कमाल करते हो यार। हाँ बोल दो, माइक ऑन कर लिया तुम्हारा। हाँ भाई, कितने से अप्रोच कर रहे हैं? ये 2 से आ रहा है, वो 3 से आ रहा है, तो अप्रोच कितने से हो रहा है? एक से अप्रोच हो रहा है क्या? मतलब पूरा रिलेटिव मोशन को मतलब कवाला कर लिया पूरा का पूरा है। तो 5 से अप्रोच है। अगर ये एक से अप्रोच कर रहे होते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर ये 3 से आएगा, ये भी 3 से आएगा, तो आपके हिसाब से तो आंसर 0 आ गया। तो अप्रोच ही नहीं कर रहे क्या ये तो अप्रोच कर रहे हैं। अरे कितने से कर रहे हैं? एक को रोक के देखो ना, कितने से आ रहा है? 5 से आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक को रोक के देखोगे, रिलेटिव तो है, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, यही तो देखना है। इसको रोक के देखो कितने से आ रहा है, 5 से आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके मिल जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्रोच जो हो रही है, अप्रोच हो रही है 5 से। ठीक है, सेपरेट कितने से हो रहा है? सेपरेशन, सेपरेशन कितने से हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है 2 माइनस 1 से, 2 माइनस 1 से। अप्रोच हो रही है 2 प्लस 3 से। ये तो जनरलाइज कर दिया, इस फॉर्मूले को मत जाओ, आप ये रखो सिंपल दिमाग में, स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। सेपरेशन बाद वाले, बाद में देखो क्या हो रहा है, बाद में ये 2 से आ रहा है, 1 से आ रहा है, तो सेपरेशन 1 के रेट से हो रहा है। लेट से इसको बना देते हैं, कुछ और बना देते हैं, इसको 1.5 बना दो, लो 1.5 बना दो, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1.5 माइनस 1, तो 0.5 बाई 5, 0.5 बाई 5 कितना हो जाएगा? 1/10, 0.1, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लो। आज का इतना ही है, इसके बाद कोलिजन के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे आपके। ठीक है, ई की डेफिनेशन ये हो जाती है। ई पर एग्जांपल एक और चाहिए तो आप लिख सकते हो, ये है बिफोर, बिफोर ये जा रहा है मान लो 5 से, ये जा रहा है मान लो 2 से, आफ्टर में क्या हो गया? आफ्टर में हो गया है, ये जा रहा है 4 से, ये जा रहा है 1 से।
ठीक है, इसमें बताओ ई की वैल्यू कितनी आएगी, या 1। फिर एक ऐसे काम करो, ये जा रहा है 1 से, ये भाग गया उल्टा 2 से। इसमें बताओ, इसमें ई की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें ई की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी एक एग्जांपल है। हाँ, फिर से एग्जांपल, 1। ये भी एग्जांपल है, बाकी सब थ्योरी का पार्ट है। हाँ भाई, 1। आकांक्षा बताओ, हैं क्या बोल रहे थे, इसमें अप्रोच वेलोसिटी 1 होगी। हाँ बताओ भाई, इसमें किस रेट से सब ऊपर क्या आता है, सेपरेशन, सेपरेशन क्या होता है बाद वाली सिचुएशन, कितने से सेपरेट हो रहा है इस बार, माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कितने से सेपरेट हो रहा है, अभी तक तो मैंने माइक नहीं लगा रहा था, ईयर पीस लगाया नहीं था। हम्म, अरे सुनाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ तो बताओ भाई, ना ना तुम मत बताओ, कोई और बताएगा। हाँ सर भाई तुम ही बता दो, बताओ फटाफट, कितने से इसमें सेपरेशन कितने से हो रहा है। ठीक है। हाँ सर भाई, कितने से हो रहा है सेपरेशन। अरे यार सब मतलब, ये तो सर्वेश भी बता देगा भाई, सर्वेश, अरे सर्वेश बताओ भाई, इसमें सेपरेशन, हाँ इसमें सेपरेशन कितने से हो रहा है, ये 1 से उधर जा रहा है, 2 से इधर जा रहा है, सेपरेशन कितने के रेट से हो रहा है, 3। 3। अप्रोच कितने से कर रहा है उसमें, 5। अबे ये 2 है, ये 5 है, ये 2 से जा रहा है, पीछे वाला 5 से आ रहा है, तो कितने से अप्रोच 3। कर रहा 3। है, 3। 3 से। देखो सर्विस को भी आता है इतना तो। आफ्टर ऊपर क्या आता है, सेपरेशन, सेपरेशन कितना हो गया है, 2 + 1। अप्रोच कितना हो गया, 5 - 2। देखो स्पीड बोल रहा, स्पीड क्यों लिखवा रहा हूँ, जनरली किताबों में वेलोसिटी लिखा होता है, अब वेलोसिटी में फिर साइन वाइन देखोगे आप तो खाली मैग्नीट्यूड लिखो, आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट पता है। हाँ ठीक है, ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ठीक है, बाकी डायरेक्शन डायरेक्शन छोड़ो, आप खाली मैग्नीट्यूड लिख दो, इसे भी 3 से कर रहा है, ये भी 3 से कर रहा है, तो ये 1 बन गया। अगर 1 बन गया तो इसकी खास बात है, ये इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं आया होगा सिस्टम के लिए, ठीक है ना। वो अभी आप देख के नहीं बता सकते हो क्योंकि मैंने मासेस नहीं दे रखे हैं, तो आप काइनेटिक एनर्जी का लॉस अभी बता नहीं सकते हो, लेकिन हाँ आप ये बता सकते हो कि पक्का 0 आएगा, ठीक है। तो मासेस ऐसे एडजस्टेड होंगे इसमें कि उसमें डेल्टा के 0 बन रहा होगा। अरे सर्वेश, कोलिजन में कुछ कुछ आ रहा है समझ में, हाँ सर, अरे समझ में आ रहा है कि मजा आ रहा है, दोनों। दोनों नहीं आ रहे हैं, चलो। सर हाँ सर फिर परफेक्टली इन इलास्टिक में तो 0 हो जाएगा ना। हाँ 0 हो जाएगा, ये पहले अगर यहाँ से 5 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, दोनों फिर साथ चल लेंगे, 3 से जाएंगे या कितने से भी जाएंगे आपका, तो सेपरेशन 0 हो जाएगा ना। अगर दोनों एक ही वेलोसिटी से चलने लग जाएंगे तो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0। भैया ई 0 कब होगा, ई 0 तभी हो सकता है जब ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए, ठीक है ना। ऊपर वाला टर्म 0 हो जाए मतलब दोनों की वेलोसिटी v2 v1 दोनों बराबर हो जाए, तो बाद में अगर ये 1 से जा रहा है तो ये भी 1 से जाएगा, और जाने का मतलब क्या हो गया, जब ये यहां से ऐसे करके कोलाइड हुए होंगे तो रिकवर किए ही नहीं होंगे, वो कोलाइड किए, जब मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा उसके साथ चल दे रहे हैं हम इसको,
ठीक है, जब वो कॉमन वेलोसिटी अटेन करी होगी, स्प्रिंग ब्लॉक को याद रखो, स्प्रिंग ब्लॉक को पीछे वाला ब्लॉक आके स्प्रिंग पे टकरा रहा है, तो वो जब मैक्सिमम कंप्रेशन कंप्रेशन आया उसके बाद बस ऐसे ही इसी स्टेट में चल दिया दोनों कॉमन वेलोसिटी लेके। सर वो आफ्टर में 1 और 2 कैसे? अरे 1 और 2 मैंने दे रखा है, बिफोर और आफ्टर की सिचुएशन दे रखी है आपको, आपको खाली ई निकालना था। जिसने लिख लिया हो जा सकता है भाई, और रिवाइज करना कल से मामला। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छा खासा पढ़ेंगे, प्रॉपर 2 घंटे का लूंगा लेक्चर, ठीक है? ठीक है, चलो जिस इसका हो गया जा सकता है। हाँ बोलो। सर बोर्ड की क्लास एडीएस सर ही लेंगे? हैं? बोर्ड की क्लास फर्स्ट बैच के सर ही लेंगे क्या? मेरे को क्या पता भाई, उसमें उसमें क्या चल रहा है, उसमें मैथ से मेरे को क्या। ग्रेविटेशन। एडीएस सर थोड़ा है वो, जेपीएन सर है। हाँ सर, नाम नहीं पता मुझे। नहीं नहीं, मेरे को उस दिन काम था तो सर ग्रेविटेशन ले ही रहे थे, तो मैंने कहा इनको भी ले लो। ओके सर। ठीक है, बोर्ड की, अरे मैं ही लूंगा मोस्टली तो। खैर बोर्ड के अब बच्चे कितने हैं, कुछ बचे होंगे, तो अब तो जो भी होगा वो सब हम डायरेक्ट कंपटीशन वाले उस पर लेके चल लेंगे। कंपटीशन लेवल पे हो जाता है फिर बोर्ड का तो हो ही जाता है अपने आप। चलो चलो, जाओ